इस पार्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मई 2020 के करंट अफेयर्स ऑफ मई 2020 विल डिस्कस एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द न्यूज़ इन शॉर्ट्स का पूरा डिस्कशन हो चुका है, तो आप लोग जा करके देख सकते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट्स को। एंड इन दिस पार्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कल्चर के कितने टॉपिक से पहले ये देख लेते हैं। देखिए, कल्चर में है, पहला टॉपिक है वर्ल्ड वॉर टू। इस बार 75th कंप्लीशन ऑफ वर्ल्ड वॉर टू या एंडिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर टू का 75 ईयर हो गया है एंड दैट इज़ वाई इट इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड। दूसरा है पुरंदर दास से रिलेटेड है, फिर जीआई टैग से रिलेटेड है। तीन ही न्यूज़ है बट दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट न्यूज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि देखिए क्वेश्चंस प्रीलिम्स में एज वेल एज मेंस दोनों में इस बार वर्ल्ड हिस्ट्री में आ सकता है। वर्ल्ड वॉर टू से रिलेटेड क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है इस बार, क्योंकि वेदर इट इज़ किसी भी बहुत बड़े इवेंट की या तो 100 साल होता है या 75 या 25 या 50 ईयर हो, तो उसकी आने की संभावना बढ़ जाती है। देन जीआई टैग भी बहुत सारे तमिलनाडु के बहुत सारी चीज़ों को मिला है, वो भी हम डिटेल में देखेंगे। तो आइए डिस्कशन चालू करते हैं। देखिए, पहला है वर्ल्ड वॉर टू। अब देखिए, वर्ल्ड वॉर टू जो है जब हुआ था एंड इट वॉज अ वेरी डार्क चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि बहुत सारा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गया था। हॉलोकॉस्ट एंड न्यूक्लियर बॉम्ब का जो यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब भी हुआ था और मोर देन 40 मिलियन पीपल वेर किल्ड, सो इट वाज अ ट्रेजेडी फॉर द होल वर्ल्ड। तो उससे रिलेटेड हम देखते हैं कि उसके कारण क्या थे और इम्पैक्ट क्या हुआ वर्ल्ड वॉर टू ऑन द वर्ल्ड। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, न्यूज़ में क्यों है, वाई इट इज़ इन न्यूज़, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि न्यूज़ में क्यों है। यूएस, यूरोप एंड रशिया सेलिब्रेट किया है May 9th इन रशिया एज अ विक्ट्री डे to mark the 75th anniversary of the end of Second World War in Europe. So they have celebrated this May 8th they have celebrated as which day? Victory Day. They have celebrated it as Victory Day to mark the 75th anniversary of the end of Second World War. कहाँ पे किया गया है? यूरोप में किया गया है। कौन कौन से कंट्री ने किया है? यूएस, यूरोप एंड रशिया ने 8 मई को किया गया है। रशिया ने 9 मई को इसको सेलिब्रेट किया है, विक्ट्री डे 75th एनिवर्सरी। अब देखिए, अबाउट सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या था। इट वॉज अ टोटल वॉर, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वॉर दैट वर्ल्ड हैज ऑब्जर्व टिल डेट। इससे भयानक वॉर आज तक कभी वर्ल्ड ने विटनेस नहीं किया है। तो ये सबसे डिस्ट्रक्टिव वॉर था ये। प्राइमरी कंपोनेंट्स इसमें कौन कौन से कंट्रीज थे? इसमें कंट्रीज थे एक्सिस नेशंस और एलाइड नेशंस। दो नेशंस थे, ग्रुप ऑफ नेशंस थे जिसके बीच में वॉर हुआ था, वो थे एक्सिस नेशंस एंड अलाइड नेशंस। एक्सिस नेशन में कौन कौन था? जर्मनी, इटली एंड जापान। एक्सिस नेशन में था जर्मनी, इटली और जापान, और अलाइड नेशंस में ग्रेट ब्रिटेन था, फ्रांस था, सोवियत यूनियन था एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये हम देख लिए प्राइमरी कंपोनेंट में एक्सिस नेशंस एंड अलाइड नेशंस थे। एक्सिस नेशन में जर्मनी, इटली एंड जापान था और अलाइड में था ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए एंड और सोवियत यूनियन। तो ये हमने देख लिए दोनों एक्सिस के पावर के बीच में हुआ था। अब इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर ऑन द वर्ल्ड एंड दिस इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर ऑन द वर्ल्ड में भी कुछ क्वेश्चंस मेंस में भी आते हैं, विच दे विल जस्ट कंबाइन विद द करंट अफेयर्स एंड आस्क। तो वो पूछ सकते हैं करंट अफेयर्स से रिलेट करके। दैट इज वाई द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर ऑन द वर्ल्ड इज फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला है डिस्ट्रक्शंस, मोर देन 40 मिलियन पीपल वर किल्ड एंड मेनी पीपल अपरूटेड फ्रॉम देयर होम्स। 40 मिलियन से ज़्यादा लोग, 4 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हॉलोकॉस्ट एंड न्यूक्लियर बॉम्ब। हॉलोकॉस्ट होता है स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग। अब मान लीजिए जूज की जो पॉपुलेशन थी, कितने ज़्यादा पॉपुलेशन जूज की ख़त्म कर दी गई थी बाय द हिटलर, सो दैट वाज अ हॉलोकॉस्ट। हॉलोकॉस्ट मतलब स्टेट स्पॉन्सर्ड killing, and nuclear bombs dropped on Hiroshima and Nagasaki remains the worst memories of the mankind. तो इतनी भयानक और दर्दनाक मौत दी गई थी एक पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ द पीपल को इसके कारण। दूसरा है यूनाइटेड नेशन वाज एस्टैब्लिश इन 1945 फॉर मेंटेनेंस ऑफ वर्ल्ड पीस। वर्ल्ड पीस रह सके इसके लिए 1945 में यूनाइटेड नेशंस बनाया गया था। यूनाइटेड नेशंस की बनाया गया था प्रोटेक्शन ऑफ ये मेंटेनेंस ऑफ वर्ल्ड पीस। देखिए, यूनाइटेड नेशन का और क्या क्या काम है? मेंटेनेंस ऑफ वर्ल्ड पीस, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड। कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस हो और हर एक सेक्शन का डेवलपमेंट हो, उसके लिए यूनाइटेड नेशन लाया गया है। तीसरा है यूएन यूनाइटेड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स। ये डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या है? एक ह्यूमन राइट्स का टर्म आया। A milestone document in the history of human rights drafted in the background of Holocaust of the destruction caused by World War II. अब वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो नरसंहार की गई थी, स्टेट स्पॉन्सर्ड
किलिंग की गई थी, उसके लिए उसके बाद लाया गया था यूनाइटेड डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स। दिस सेट्स अ कॉमन स्टैंडर्ड्स ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ ऑल पीपल एंड ऑल इलेक्शंस। एक कॉमन स्टैंडर्ड्स है कि जो हर एक ह्यूमन बींग को एक सर्टन राइट्स है, हर एक कंट्री के पास एक अपना एक कॉमन स्टैंडर्ड्स होना चाहिए। ठीक है, तो देख लिया हमने क्या क्या इम्पैक्ट हुआ। पहला तो डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, दूसरा यूनाइटेड नेशन आया 1945 में, तीसरा यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट, चौथा आया शिफ्ट इन द बैलेंस ऑफ पावर। अब बैलेंस ऑफ पावर की भी शिफ्ट हो गई, यूरोपियन डोमिनेशन ऑफ द वर्ल्ड इंडेड द बैलेंस ऑफ पावर शिफ्टेड इन फेवर ऑफ यूएसएसआर एंड यूएस। अब यूएसएसआर और यूएस से पहले जो था मेन डोमिनेशन ऑफ द वर्ल्ड, जो डोमिनेट करते थे जो पावर, वो था यूरोपियन, ब्रिटेन का जो डोमिनेशन था। मगर अगर ये वर्ल्ड वार 2 के बाद जो देखे, अभी जो हम देख रहे हैं, यूएसए इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, is the most powerful country in the world. It happens only after the World War II. The power shifted in the balance of USSR and US. Third is the start of Cold War. अब देखिए स्टार्ट ऑफ कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग होगी। समझते हैं कोल्ड वॉर क्या होता है। देखिए कोल्ड वॉर में दो ग्रेट नेशंस फाइट विथ ईच अदर बट नॉट कन्फ्रंटली, नॉट डायरेक्टली। दो कंट्री के बीच में इट्स अ मैसिव फाइट बट दे आर नॉट इन्वॉल्विंग डायरेक्ट, इट्स नॉट अ डायरेक्ट फाइट, इसीलिए इसको शीत युद्ध बोला गया है। फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान के केस में हम देख सकते हैं कि इट वाज अफगानिस्तान में जो इतनी कन्फ्लिक्ट है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द कोल्ड वॉर बिटवीन द यूएस एंड रशिया के बीच में जो कोल्ड वॉर ही चल रही है उसके, इसीलिए हम देख रहे हैं कि दोनों कंट्री जो है अलग अलग ग्रुप्स को अफगानिस्तान में सपोर्ट कर रही है, जिसके कारण से वॉर हो रहा है। तो यही हुआ कि वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद जो था, फिर भी वैसा वॉर तो नहीं हुआ मगर कोल्ड वॉर की स्टार्ट हो गई। वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू 2 ब्लॉक्स। दुनिया जो है 2 टुकड़ों में बट गया, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न ब्लॉक्स। राइवलरी बिटवीन द 2 सुपर पावर वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ एस्पेनाज, पॉलिटिकल सबवर्जन एंड प्रॉक्सी वॉर। तो एस्पेनाज हो गया, एक दूसरे पे वो क्या करने लगे, एस्पेनाज करने लग गए इन द सेंस कि उसकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लेने गए, पॉलिटिकल सबवर्जन होने लग गया, एंड प्रॉक्सी वॉर जो आप अभी डिस्कस किया कि नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्विंग देमसेल्फ इन द वॉर बट दैट वाज अ इनडायरेक्ट वॉर बिटवीन द 2 सुपर पावर्स। तो ये सब हमने देखा। तीसरा है NAM, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, एंड द थर्ड वर्ल्ड कंसेप्ट इमर्ज विच मीन्स टू बी नॉन अलाइंग टू एनी 2 सुपर पावर्स। तो देखिए क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर के बाद कंट्री जो जितने भी वर्ल्ड था 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। There was third groups of nation also which said that we are not going to align to any of the superpower. We are going to remain non-aligned. हम अकेले ही रहेंगे, हम non-aligned रहेंगे. We will be independent and we will not take the influence of any of the superpower. And India is one of the example. Indonesia भी एक example है इसका, जो नाम का प्रोपोगेशन किया था उस टाइम पे। चौथा हुआ डीकोलोनाइजेशन, मतलब कोलोनाइजेशन इज द सबवर्जन, इज द इकोनॉमिक सबवर्जन ऑफ वन कंट्री ओवर द अनदर कंट्री। तो जितनी भी सब डीकोलोनाइजेशन हुई थी, जो भी बहुत सारे कंट्री ऐसे भी थे जो वर्ल्ड वॉर से के बाद डीकोलोनाइज हुए हैं। जैसे वॉर लेड टू द इंक्रीज इन नेशनलिज्म की भावना है, कि यूनिटी की भावना, कि हम एक एज अ नेशन, इट इज़ द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, इट इज़ द सेंस ऑफ वननेस की जो भावना है वो डीकोलोनाइजेशन को लीड किया। वॉर के कारण सेंस ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म हो गया इन कॉलोनीज इन एशिया एंड अफ्रीका, एंड जितने भी एशिया और अफ्रीका के कॉलोनीज थे उसमें लोग बोले कि हम एक हैं, इन्वर्जेंस ऑफ मेनी नेशनल स्टेट्स फ्रॉम 1950। और इसीलिए अफ्रीका में बहुत सारे जो 55 स्टेट्स अभी देखते हैं कि बहुत सारे जो है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इमरजेंस हुआ है। तो ये हमने क्या देख लिया, हमने ये देख लिया वर्ल्ड वॉर 2 क्यों देखा, क्योंकि 75th एनिवर्सरी अभी वर्ल्ड वॉर 2 की मनाई जा रही है 8 मई को। और वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, एक्सेस पावर एंड अलाइड पावर्स के बीच में ये लड़ाई हुई थी, एंड वी सॉ दैट हाउ व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 इन द वन डिस्ट्रक्शन हैपेंड, देन वी सॉ द coming up of different agencies like UN and UNHDR. Then also there was a shift of balance of powers की भी shifting हो गई। It was earlier European dominated, later it was dominated by USSR and US. Then start of Cold War की भी starting हो गई, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी हो गए, जैसे नाम एग्जांपल वो इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ द नाम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का पार्ट इंडिया था कि वी आर नॉट गोइंग टू अलाइन टू एनी ऑफ द सुपर पावर्स। देन बहुत सारे एशिया और अफ्रीका में जो कंट्रीज थे वो भी डीकोलोनाइज हुए। अब यहाँ हम देखते हैं कि कॉजेज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्या कारण थे, क्यों हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। पहला है ट्रीटी ऑफ वर्सलिस या वर्सलिस ट्रीटी बोलते हैं, विच वॉज कंसिडर ह्यूमिलिटेटिंग एंड कॉज रिजेंटमेंट इन जर्मनी। देखिए क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 जो हुआ था उसके बाद हुई थी ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, एंड अनह्यूमन ट्रीटमेंट एंड अनडिजराइबल ट्रीटमेंट्स वेयर मेट आउट टू द जर्मनी को बहुत अलग तरह से तोड़ दिया गया था, और बहुत सारे सैंक्शंस इम्पोज कर दिए थे जर्मनी पे। इट वॉज टू मच ह्यूमिलेटिंग फॉर जर्मनी।
जर्मनी उससे उबर नहीं पाया वर्सलिस की ट्रीटी से, एंड दैट इज व्हाट मतलब दैट एंगर वाज फ्यूलिंग विद इन सर्टेन सेक्शंस ऑफ द पीपल, स्पेशली कॉमन मिडिल क्लास, एंड हिटलर इमर्ज फ्रॉम दैट कॉमन मिडिल क्लास। तो इसी कारण से ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के जो इम्पैक्ट्स थे, जो कंसिक्वेंसेस थे, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट थे। इसी कारण से ये वर्सलिस ट्रीटी इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। देखिए वर्ल्ड वार वन के बाद जो था लीग ऑफ नेशंस बनाई गई थी, जो अभी यूनाइटेड नेशन का काम है वही लीग ऑफ नेशन का भी काम था कि मेंटेनेंस ऑफ वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। तो फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस टू अपहोल्ड द कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी, तो वो कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो कंसेप्ट है वो इट कुड नॉट कीप अप, इसीलिए क्या हो गया वर्ल्ड वार का एक ये भी कारण है। पहला तो वर्सलिस की ट्रीटी विच वाज टू मच ह्यूमिलेटिंग फॉर द जर्मनी। सेकंड इज द फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस कि लीग ऑफ नेशंस कुड नॉट स्टैंड अप टू इट्स ओन वर्क। थर्ड इज द ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस 1929 वगैरह में जो बहुत ही गंदी इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, ग्रेट डिप्रेशन इन अमेरिका लेड टू द राइज ऑफ हिटलर एंड फैसिस्ट पावर। तो ग्रेट डिप्रेशन के कारण क्या हुआ, इतनी गरीबी और इतनी मंदी आ गई कि उसे राइज ऑफ हिटलर इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। तो देख लिया कि ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस, फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस एंड वर्सलिस ट्रीटी। देन थर्ड इज लास्ट इज द हिटलर का रोल। हिटलर का क्या रोल था? ही अटैक्ड पोलैंड ऑन ऑल फ्रंट्स रादर देन जस्ट कैप्चरिंग द पोलिश कॉरिडोर एंड डैंगलिंग। दिस इज कंसिडर्ड मोस्ट इमीडिएट, सबसे इमीडिएट कॉज ऑफ वॉर था। इट वाज बेसिकली द पोलैंड पे अटैक। अब अटैक कर रहे हैं पोलैंड पे, बट ही ट्राइड टू अटैक पोलैंड ऑन ऑल फ्रंट्स, हर एक फ्रंट्स पे कर लिया गया। तो दैट तो अलाइड नेशंस को का वो मेंबर का पार्ट था पोलैंड, एंड हिज फ्रेंड्स वर अलाइड नेशन, एंड दैट इज व्हाट दैट लेड टू द वॉर। हिटलर वांटेड टू डिस्ट्रॉय रशिया एंड द यूज ऑफ इट्स टेरिटरी एज अ लिविंग स्पेस फॉर जर्मन्स, एंड हिज प्रोपेगेंडा कैपिटलाइज्ड एंगर्स अमंग द जर्मन हु अप्रूव्ड ऑफ हिटलर एक्शंस। तो रशिया का भी जो कैप्चर था, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रोड ब्लॉक्स एंड वन ऑफ द detrimental factor for World War II. And the last is role of appeasers. Policy of appeasement by the UK and France raised Hitler prestige at home. अब appeasement की पॉलिसी जो थी उससे भी कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि वर्ल्ड वार का कारण था। तो मेन रीजन हमने देख लिया, लीग ऑफ नेशंस, वर्सलिस ट्रीटी, हिटलर रोल एंड रोल ऑफ अपीजर्स। इकोनॉमिक क्राइसिस का भी रोल था। तो दैट वाज इट फॉर वर्ल्ड वार 2 से रिलेटेड यही है। अब अगला न्यूज़ है पुरंदरदासा से रिलेटेड है। वो क्यों है न्यूज़ में? कर्नाटक देखिए, कर्नाटक गवर्नमेंट will commence field research at केशवपुरा in Karnataka to solve the mystery related to the birthplace of पुरंदर दास। अब देखिए पुरंदर दास जो थे ये कर्नाटिक म्यूजिक के बहुत ही बड़े प्रोपाउंडर थे इन द सेंस दैट इन्होंने पितामह ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक इनको बोला जाता है। तो उसका जो है बर्थ प्लेस पे मिस्ट्री है कि उनकी जो है कहाँ पे वो बर्थ लिए थे, उसको मिस्ट्री है। तो इसीलिए एक फील्ड रिसर्च कर रही है कर्नाटक गवर्नमेंट, कहाँ पे? केशवपुरा कर्नाटका में है, एंड टू जस्ट टू फाइंड द मिस्ट्री रिगार्डिंग द बर्थ प्लेस ऑफ पुरंदर दास, वेयर डिड दिस ग्रेट म्यूजिशियन वाज बोर्न। और न्यूज़ में क्या है? मोर इन द न्यूज़ है टिल नाउ इट वाज बिलीव्ड दैट पुरंदर दास वाज बोर्न इन पुरंदरगढ़ नियर पुणे, महाराष्ट्र। अभी तक की ये प्रचलन थी कि ये पुणे में इनका बर्थ हुआ है। However, an expert committee constituted by Karnataka government reported that there is not enough evidence to suggest that केशवपुरा is his birthplace। बोला है कि बहुत ज़्यादा एविडेंस ये बता रहा है कि केशवपुरा जो कर्नाटक में है दैट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ दिस पुरंदर दास, एंड रिकमेंडेड फर्दर रिसर्च। और क्या रिकमेंड किया एक्सपर्ट कमेटी ने कि और रिसर्च किया जाए। अब देखिए पुरंदर दास के बारे में जानते हैं ये क्या है। पुरंदर दास 1484 से 1564 सेंट पोएट एंड सिंगर। ही वाज अ सेंट आल्सो, ही वाज अ पोएट आल्सो, एंड गायक भी थे ड्यूरिंग विजयनगरा एम्पायर के टाइम में थे। ये पुरंदर दास विजयनगरा एम्पायर के टाइम में था। ही वाज डिसिपल ऑफ व्यास तीर्थ के राजगुरु ऑफ विजयनगरा। अब राजगुरु जो थे, हर एक एम्पायर का एक राजगुरु होता है, एक मेन मॉन्क, एक प्रिस्ट होता है। तो ही वाज द डिसाइपल। तो ये विजयनगरा एम्पायर के ये क्या थे? डिसाइपल थे, उसके भक्त थे। प्रायर टू हिज इनिशिएशन ऑफ द हरिदासा ट्रेडिशन। हरिदासा ट्रेडिशन क्या है? म्यूजिक एंड लिटरेरी ट्रेडिशन फॉलोड बाय वैष्णवाइट्स। पुरंदर दासा वाज अ रिच मर्चेंट एंड वाज कॉल्ड श्रीनिवासा नायका। तो हमने देखा कि जब तक वो इनिशिएशन ऑफ हरिदासा ट्रेडिशन इन द सेंस की लिटरेरी ट्रेडिशंस जो वैष्णवाइट उस टाइम पे फॉलो करते थे, अभी भी करते हैं, तो वो बहुत ही बड़े मर्चेंट थे। उसका नाम था श्रीनिवास नायका। पुरंदर दास का नाम था श्रीनिवास नायका, एंड ही वाज अ मर्चेंट आल्सो। ही वाज रिगार्डेड एज द पितामह ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। मतलब पितामह मतलब ही नोज एवरीथिंग इन कर्नाटिक म्यूजिक एंड ही इज अ ग्रेट musician of Carnatic flavor. His systemized method of teaching of Carnatic music is followed till even present day. आज तक भी इनकी जो
सिखाने की तरीका था, कार्नेटिक म्यूजिक की जो सिखाने का, द वे ऑफ टीचिंग इट्स इवन फॉलो टुडे। तो हमने देख लिया ये पुरंदरदास कौन थे, पोएट सिंगर एंड सिंगर थे विजयनगरा एम्पायर के टाइम में, एंड ही वाज अ डिसाइपल ऑफ वशिष्ठ। और बिफोर हिज इनिशिएशन ऑफ द हरिदासा ट्रेडिशन वो क्या थे, एक मर्चेंट थे, पितामह ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक इनको बोला जाता है। एंड ही इंट्रोड्यूस द रागा माया मालाबा ग्वाला एज द बेसिक स्केल ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। उन्होंने एक नया राग लेके आए थे, इसका नाम था माया मालाबा ग्वाला, अंडर द पेन नेम पुरंद्र विठाला। ही हैज़ रिटन अराउंड 4.75 लाख डिवोशनल सॉन्ग्स। उन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे हैं, 4.75 डिवोशनल सॉन्ग्स लिखे हैं इन सिंपल कन्नड़ा नो एज कीर्तन्स एंड द लोकल इश्यूज ऑफ साउथ इंडिया। तो लोकल इश्यूज ऑफ साउथ इंडिया, जो उस टाइम पे जो इश्यूज होगी, जो वुमेन की कंडीशन होगी, या मैन का जो रोल होगा सोसाइटी में, या जो भी कल्चर होगा उस टाइम पे, उन पे फोकस करते हुए अंडर द पेन नेम पुरंदरा विठाला डिवोशनल सॉन्ग लिखे हैं। स्वामी हरिदास टीचर ऑफ द फॉरमोस्ट हिंदुस्तानी म्यूजिशियन तानसेन। अब तानसेन के जो टीचर थे स्वामी हरिदासा वाज द डिसाइपल ऑफ पुरंदरदासा, तो वो इसके डिसाइपल थे पुरंदरदासा। दैट इज व्हाई ही इज वेरी मच फेमस एंड देयर इज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी अबाउट द बर्थ प्लेस ऑफ पुरंदरदासा। एंड फाइनली कर्नाटका गवर्नमेंट ने सोचा है कि केशवपुरा जो एक गांव है, एक प्लेस है कर्नाटका में, वहाँ रिसर्च किया जाए। अभी इनकी जो डेट ऑफ जो बर्थ है वो पुणे में दर्शाई जा रही है। तो हमने देख लिया। अब लास्ट सेक्शन जो है दैट इज रिलेटेड टू विजयनगरा एम्पायर, ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, जीआई टैग से रिलेटेड है। अभी देखिए बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग वाज अवॉर्डेड टू मल्टीपल प्रोडक्ट्स। अब देखते हैं कि जीआई टैग क्या होता है। कि देखिए जीआई टैग एक पार्टिकुलर ओरिजिन से बने हुए और पार्टिकुलर फ्लेवर के प्रोडक्ट्स को ही मिलते हैं। जैसे जीआई टैग एक साइन होता है यूज्ड ऑन प्रोडक्ट। आपने बहुत सारे चीज़ में जैसे रसगुल्ला वगैरह जो होते हैं और ज़ैफ़रान है, जैसे कश्मीर के ज़ैफ़रान वगैरह को अभी दिया है, मगर एक साइन बनाया जाता है। तो इट इज़ अ साइन यूज ऑन प्रोडक्ट दैट हैज़ अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल ऑरिजिन। उस प्रोडक्ट पे बनाया जाता है जिसका एक पार्टिकुलर जगह पे ही मिलता है। जैसे तिरुपति लड्डू है, स्पेसिफिक जोग्राफिकल ऑरिजिन पॉजेस अ क्वालिटी और अ रेपुटेशन दैट इज ड्यू टू दैट ऑरिजिन। अब देखिए जीआई टैग एक साइन ही होता है किसी प्रोडक्ट में जिसका एक पार्टिकुलर ऑरिजिन हो और उस ऑरिजिन के कारण ही उसकी वो क्वालिटी हो। जैसे तिरुपति की लड्डू अगर हम देखें तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑरिजिन दैट इज फाउंड इन तिरुपति एंड दैट इज व्हाई इट हैज अ स्पेसिफिक लोकेशन के कारण उसकी एक क्वालिटी है। एंड दैट इज व्हाई दोज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर नोन आर गिवन ए टैग। अब दीज आर रेगुलेटेड। अब इसकी रेगुलेशन कहाँ पे होती है? दीज आर रेगुलेटेड अंडर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1999 एंड कौन देता है? कंप्यूटर एंड जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स, हु इज अ रजिस्ट्रार ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो ये देख लिया किसके अंदर है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 के अंदर रेगुलेट होता है। ये इज कवर्ड अंडर द ट्रिप्स एग्रीमेंट। अब ये ट्रिप्स के अंदर भी ये डब्ल्यूटीओ का जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो इसका मतलब वर्ल्ड लेवल पे भी हमने देख लिया कहाँ कहाँ रेगुलेट होता है। इन द वर्ल्ड लेवल ट्रिप्स ने इसको रेगुलेट करता है और इंडिया लेवल पे ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स एक्ट 1999 से रेगुलेट होता है। अब देखते हैं कि प्रोडक्ट्स जो मेन इशू था कि जीआई टैग जिसको मिला है, ये कश्मीर ज़ैफ़रान है और कौन सा प्रोडक्ट है, कोविलपत्ती ये तमिलनाडु का जो है कदाई, और ये चाक हॉय ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर है, दूसरा है गोरखपुर का टेराकोटा है, देन वी आर सोहराई खोबर पेंटिंग, तेलाई रूमाल ऑफ तेलंगाना। तो इन सब प्रोडक्ट्स को मिला है। अब आइए डिटेल में देखते हैं कि क्या है प्रोडक्ट्स। पहला है कश्मीर का ज़ैफ़रान। ये देखिए इट इज़ कल्टिवेटेड इन केरेवाज हाईलैंड ऑफ, देखिए हाईलैंड जो बहुत ऊंचे लैंड हैं, जहाँ ऊंची लैंड है, हाईलैंड ऑफ जम्मू कश्मीर, वहाँ यह कल्टिवेट किया जाता है। इट्स ओनली ज़ैफ़रान इन द वर्ल्ड ग्रोन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1600 मीटर टू 1800 मीटर्स, 2 किलोमीटर के हाइट पे। इट इज ओनली ज़ैफ़रान इन द वर्ल्ड दैट इज ग्रोन इन एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर। ज़ैफ़रान रिलेटेड टू बहुकम बोलते हैं इसको एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर में। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है इसका? लॉन्गर एंड थिनर स्टिग्मा, नेचर डीप रेड कलर है, हाई अरोमा, बिटर फ्लेवर, केमिकल फ्री प्रोसेसिंग होती है इसकी, हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन होता है इसमें फ्लेवर। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके। और ये सबसे ऊंचे जगह पे, वर्ल्ड में सबसे ऊंचे अगर कहीं बनाए जाते हैं तो कश्मीर का ज़ैफ़रान होता है। 3 तरह के होते हैं इसमें, गुच्ची, लच्चा और मंगोरा ज़ैफ़रान। और वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन होती है वो ईरान में होती है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज़ैफ़रान। और इंडिया की जो पोजीशन है ज़ैफ़रान में वो है इंडिया कम सेकेंड पोजीशन है इंडिया की ज़ैफ़रान में। अब अगला देखते हैं कि कोविलपत्ती कदालाई मित्तल, ये क्या है? इट्स अ कैंडी मेड ऑफ पीनट्स। पीनट जो होता है मूंगफली, उससे एक ये कैंडी बनी होती है, हेल्ड टुगेदर विद द सिरप एंड टॉप विद द विप्स ऑफ जनरेटेड कोकोनट वगैरह मिलाया जाता है। इट्स मेड यूजिंग ऑल, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें
वो सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, सच ट्रेडिशनल स्पेशल जैगरी एंड ग्राउंड नट्स एंड वाटर फ्रॉम रिवर, ये एक रिवर से पानी भी लिया जाता है इसमें। तामड़ी मानी यूज इन द प्रोडक्शन विच इनहांसेस द टेस्ट नेचुरली। तो दैट इज व्हाट ना जी जीआई टैग। देखिए कि इस पार्टिकुलर जगह पे भी तमिलनाडु में मिलती है, क्योंकि पानी एक पार्टिकुलर रिवर से लिया जाता है इसमें, इसकी टेस्ट नेचुरली बनाने के लिए। अब कि कोवी पत्ती कोदाई मित्तल। अब देखिए कि चाक हो, ये क्या है, सेंटेड राइस है, ये मणिपुर में राइस है, विच हैज बीन कल्टिवेटेड इन मणिपुर ओवर द सेंचुरीज। वर्षों से मणिपुर में ये उगाया जा रहा है ये पार्टिकुलर राइस। ये इसकी एक सेंटेड राइस इन द सेंस कि इसकी एक पार्टिकुलर स्पेशल एरोमा है, स्पेशल एरोमा है। चाको इज ऑल्सो हैज बीन यूज फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्रैक्टिशनर एज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। ये वहाँ का जो मणिपुर में जो ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरह भी ये चावल को यूज किया जाता है। लॉन्गर टाइम कुकिंग है इसके 40 से 45 मिनट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फाइबरस ब्रान लेयर एंड हाई करंट फाइबर कंटेंट। फाइबर कंटेंट ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको कुक करने में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगता है। तो हमने देख लिया अभी तक कश्मीर जाफरन को, और ये मिठाई जो है तमिलनाडु की, ये भी देख लिया, कैंडी पीनट हो गया, एक पार्टिकुलर रिवर से पानी लिया जाता है इसमें, इसकी यही डिस्टिंक्टिव फीचर्स थी। चाको भी देख लिया, एक राइस है और इसमें मेडिसिन के पर्पज़ के भी, और स्पेशल ऑरमा है और इसको ज़्यादा टाइम कुकिंग में लगता है। फिर गोरखपुर का टेराकोटा है। इट्स अ सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है वेयर द पॉटर्स मेक वेरियस एनिमल फिगर्स। अब देखिए बहुत ही ये सेंचुरीज ओल्ड, सालों पुराना है, जहाँ पे जैसे हॉर्सेस, लाइक हॉर्सेस, एलिफेंट, कैमल, गोट, ऑक्सीटीसी विद द हैंड अप्लाइड ऑर्नामेंटेशंस। हाथ से ही इसकी पूरी ढांचा बनाई जाती है, वही है हैंड अप्लाइड ऑर्नामेंटेशन, दैट इज लाइक मशीन्स को यूज़ नहीं किया जाता है। गोरखपुर इट्स इन यूपी, और ये वर्षों से आते हुए ये पॉटर्स, ये घोड़ा वगैरह बनाते, घोड़ा हाथी वगैरह इसमें बनाया जाता है। इंटायर वर्क इज डन विद बेयर हैंड। ये इसकी गोरखपुर टेराकोटा का सबसे ज़्यादा डिस्टिंक्टिव फीचर है, हाथ से बनाया जाता है। एंड आर्टिशियंस यूज नेचुरल कलर्स विच स्टे फास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। There are more than 100 variety of terracotta work designed by local artisans. Thousands of varieties of terracotta work है। अब टेराकोटा वर्क का बहुत ही काम गोरखपुर में होता है, और हाथों से किया जाता है इसको, नो मशीन्स, और नेचुरल कलर इसमें यूज किया जाते हैं। फिर सोराही कोवर पेंटिंग, इट्स अ ट्रेडिशनल एंड रिचुअलिस्टिक मूरल आर्ट। अब मूरल पेंटिंग जो है, देखिए मूरल पेंटिंग होती है किसी भी हार्ड सरफेस पे जो हम करते हैं, ठीक है, इस पर लेयरिंग की जाती है। It's a traditional ritualistic mural has practiced by local tribal women in the area of हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। अब झारखंड की ये पेंटिंग है, कोवर पेंटिंग, हजारीबाग ये झारखंड में है। इट इज डन विथ लोकल हार्वेस्ट एंड मैरिज सीजन यूजिंग लोकल नेचुरल अवेलेबल सॉइल्स। अब देखिए जीआई टैग इसीलिए मिला है कि देख रहे हैं कि यहाँ पे नेचुरल अवेलेबल सॉइल, वहाँ पे पार्टिकुलर सॉइल है, उसी सॉइल को यूज किया जाता है। अलग अलग कलर सॉइल ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर के हैं। तो ये हमने देखा ये सब क्या है। फिर तलाई रूमल ऑफ तेलंगाना, ये क्या, इंटीग्रेट हैंडमेड वर्क्स ऑफ द कॉटन लूम। कॉटन के कपड़े की एक इंटीग्रेट हैंडमेड लूम है, डिस्प्लेइंग अ वैरायटी ऑफ डिजाइंस एंड मोटिव्स इन 3 पार्टिकुलर कलर। 3 अलग अलग कलर्स में ये कॉटन का कपड़ा टाइप कुछ बनाया जाता है, रेड, ब्लैक एंड वाइट। तो ये हमने डिस्कस कर लिया आर्ट एंड कल्चर के न्यूज़ जो थे मई 2020 मंथ के। एंड थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग, एंड you can also write in the comment sections if you want me to make some videos on any related topics. Thank you.